आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। हर दूसरा बंदा जो है वो जनाब उन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि हमारे पास आए, हम आपको वीज़ा देते हैं, अमेरिका का वीज़ा देते हैं, हम आपको यूके का वीज़ा देते हैं, हम आपको कनाडा का वीज़ा देते हैं, ठीक है। और 50-50 60-60 लाख रुपया ले रहे हैं और काम कोई नहीं हो रहा, फिर वहाँ से ऑफिस भी चेंज हो जाते हैं। कैसे लोगों को पता चले कि ये एजेंट है, ये बंदा, और किस तरह ये आसान काम है और किस किस मुल्क का आप काम कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो हम ओवरऑल कंट्रीज़ को ही डील करते हैं, सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी सभी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं। और ये जो आपने बात की है कि कैसे पता चले कि ये एजेंट है, कंसल्टेंट है, किस बंदे से हमें एप्लीकेशन करवानी चाहिए या नहीं, ये सारा कुछ तो डिपेंड करता है उस पर्सन पे जिसने अप्लाई करना होता है। क्योंकि मोस्टली जो एजेंट्स हैं वो तो बगैर ऑफिस के ही लोगों को डील कर रहे होते हैं कि हम आपको 100% वीज़ा दिलवा देंगे, हमें 20 लाख दे दें, 25 दे दें, 50 दे दें, 60 दे दें। मार्केट में काफ़ी हाई रेट भी चल रहा है इसका। तो बजाय इनके कि आप इस तरह एजेंट्स के हाथों में जाके एक तो अपना टाइम वेस्ट करें, अपना पैसा ज़ाया करें, बेहतर यही है कि आप किसी कंसल्टेंट से पहले कंसल्टेशन ले लें कि मुझे किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरे पास इतनी बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास ये चीज़ें हैं प्रॉपर्टी में, तो मेरे लिए कौन सा कंट्री सूटेबल रहेगा। कुछ जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की बेस पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके बाद ही अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके आप एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करवा सकते हैं। अच्छा फ़ायज़ा, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो पहली दफ़ा जाना चाहते हैं, अगर हम यूएसए की बात करें स्पेशली, ठीक है, अभी यूएसए की बात करते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है कि हम यूएसए में अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कितना खर्चा आ सकता है ओवरऑल आपने बताना है? जहाँ तक फ्रेश पासपोर्ट की बात है तो वो यूएसए क्या कोई भी कंट्री हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती है। ट्रैवल हिस्ट्री एक प्लस पॉइंट होता है कि आपका एक बैकएंड क्लियर करता है कि अगर आप पहले भी इससे पहले भी किसी कंट्री में आपने टूर किया है तो आपने वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं की है, आपने ओवर स्टे तो नहीं किया हुआ है। जबकि फ़्रेश पासपोर्ट का आपका वीज़ा लगने से कोई लिंक नहीं होता है। और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल सा होता है कि आपने जो है इसका फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, एम्बेसी फ़ी पे करनी होती है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत लिमिटेड से रिक्वायर्ड होते हैं जो बाकी सभी कंट्रीज़ के लिए भी चाहिए होते हैं। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी पिक्चर्स, बैंक स्टेटमेंट वगैरह बहुत मिनिमम सी हो, उस पर भी आप यूएस से अप्लाई कर सकते कितनी हैं। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए यूएसए के लिए? 5 से लेके 10 लाख तक आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, जो भी सिर्फ आपने अपने बैलेंस अकाउंट में ही होल्ड करना है, किसी कंसल्टेंट या एजेंट को आपने पे नहीं करना है। सिर्फ अपने पास होल्ड करना है कि हम अगर एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो मेरे पास इतना बैलेंस है कि मैं वहाँ जाके सर्वाइव कर सकता हूँ, जाते ही आपके कंट्री पे बर्डन नहीं बनूंगा। और उसके अलावा इसकी अपॉइंटमेंट लेंगे, छोटा सा एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पे आके लोग यूएसए में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इंटरव्यू किस लैंग्वेज में करना चाहिए है, इंग्लिश है हो तो ही हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, उसमें आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पंजाबी, ये हमारी कौमी ज़ुबान है, आप उसको भी बीच में लिख सकते हैं। तो ठीक है, उस पे भी इंटरव्यू हो सकता है? ये बिल्कुल बड़ी ही हो आम सकता बात है। की है, ये अभी तक समझ नहीं आया लोगों को। बेचारे जो हैं वो इंटरव्यू में बेचारे वहीं ख़त्म हो जाती है उनकी इंग्लिश। अच्छा, तो ये अभी यूएसए की अगर आप बात करें, अभी हम यूएसए पे ही रहते हैं, तो कितना टाइम ड्यूरेशन है वीज़ा लगने का? यूएसए का जो वीज़ा का प्रोसेस होता है ना वो तो कंप्लीट हो जाता है, अपना फॉर्म वगैरह आपने फिल कर लिया, फ़ीस पे कर ली। इसका जो टाइम है वो सिर्फ अपॉइंटमेंट पे आके थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि यूएसए की एम्बेसी की तरफ से जो अपॉइंटमेंट है ना वो 1-1.5 साल के बाद की ही मिलती है। लेकिन कुछ लोग हैं वो अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टीज़ आगे हैं जो आजकल अपॉइंटमेंट्स का काम करती हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके आप अपनी अपॉइंटमेंट अर्जेंट बेसिस पे ले सकते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास बिल्कुल होल्ड पड़ी होती है, उन्होंने भी मेहनत करनी होती है कि एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट्स आपकी ओपन होती हैं कोई 1 वीक के बाद या 10 डेज़ के बाद, वो मिडनाइट में कभी भी ओपन हो जाती हैं, 3 बजे 4 बजे करीब। तो जो बंदा मेहनत कर रहा है आपके लिए जाग रहा है वो सिर्फ उस मेहनत का आपसे चार्ज कर रहा होता है। तो लेकिन आप खुद भी, जो भी एप्लीकेंट है वो खुद भी अपनी अपॉइंटमेंट बार बार रीस्केड्यूल कर सकता है, 3 टाइम तक अपनी अपॉइंटमेंट आप दोबारा से ले सकते हैं। तो इसकी अपॉइंटमेंट अगर आपने अर्जेंट लेनी है तो वो 2-3 महीने बाद की मिल जाएगी, खुद भी मेहनत कर सकते हैं, वरना किसी के जो आपके बिहाफ पे मेहनत कर रहा है उसको पे करके उससे भी अर्जेंट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो इसका वीज़ा स्टैम्प होता है वो लॉन्ग टर्म का चला जाता है। अच्छा, ये जो थर्ड पार्टी की आपने बात की है तो वो कितना चार्ज करते हैं जनरल, अगर रकम बात करें तो, ताकि लोगों को पता तो हो ना?
डिफरेंट कंसल्टेंट डिफरेंट चार्ज कर रहे होते हैं, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट चार्जेस ले रहे होते हैं। कुछ जो है वो 1-1 2-2 लाख भी लेते हैं, कुछ 50-60-70 हज़ार भी लेते हैं, कुछ 30-40 भी लेते हैं। लेकिन वो डिपेंड कर रहा है आप कहाँ से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने पूरे पूरे सेटअप ही इसके लिए बनाए होते हैं। तो फिर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का एक्सपेंस निकालना है, बाकी चार्जेस का एक्सपेंस निकाल के वो थोड़ा कॉस्टली, मैक्सिमम जो आपको एक्सपेंस आता है वो 50-60 के करीब करीब का आता है। 50-60 लाख 1000 1000 जी। अच्छा, फिर ठीक है, जी, 50-60 हज़ार सिर्फ 50-60 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं जी। ये बड़ी वैसे बात की है। अच्छा, गलती कहाँ होती है जब आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, आप किसी कंसल्टेंट के पास गए, उससे कहीं मैंने जाना है, यूएसए जाना है, घूमना है, फिरना है मैंने, ठीक है, अब गलती कहाँ होती है? उनका सारा कुछ ठीक होता है, कहीं ना कहीं आके रिजेक्शन हो जाती है। देखिए सम टाइम ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदा है उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है, तो लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ एम्बेसडर को एक सेट अपने तौर पे वो चाह रहा होता है कि मैं एम्बेसडर को सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ। मोस्टली लोग जो रह जाते हैं वो इंटरव्यू में आके रह जाते हैं। तो मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि आप इंटरव्यू दें, जिस ज़ुबान में अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट है उसमें अपना इंटरव्यू कंडक्ट करें। क्योंकि अभी लास्ट टाइम मेरे पास एक क्लाइंट आए हुए थे, वो कह रहे थे कि मैं वहाँ पे जो गोरा खड़ा था उससे इंग्लिश में बात कर रहा था और वो मेरे से पंजाबी में इंटरव्यू ले रहा था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जहाँ पे रह रहे हैं उनको पता है कि हमारी कहाँ पे कौन कौन सी ज़ुबानें चल रही हैं, अब उसके मुताबिक इंटरव्यू दे सकते हैं। बाकी जहाँ तक एप्लीकेशन में मिस्टेक की बात होती है, वो हम फॉर्म फिलिंग में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ इस तरीके से करते हैं कि हम एम्बेसडर से इंटेंशनली चीज़ों को हाइड करते हैं। अब वहाँ पे जैसे कि वो कह रहा है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री कितनी पुरानी है, 5 साल की वो ट्रैवल हिस्ट्री मांगना चाह रहा है। लोग जिन्होंने 10-20 साल पहले कंट्रीज़ का टूर किया होता है वो कह रहे हैं कि हम वो भी बीच में ऐड ऑन कर देंगे, तो इससे जो है एक अच्छा इम्पैक्ट चला जाएगा कि हमारे पास वो ट्रैवल हिस्ट्री है। जब हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको आंसर ही नहीं कर रहे हैं, तो वो आपने एक उनको इररेलेवेंट और फाल्स इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है, तो ये आपके रिजेक्शन की तरफ चला जाएगा। और क्या होता है, सम टाइम हमारा पुराने कंट्रीज़ का रिफ्यूज़ल होता है, या हम बैन होते हैं, या हमने अप्लाई किया होता है हमें रिस्पांस नहीं आया होता है। हम वहाँ पे क्या लिख देते हैं कि मेरा कोई रिफ्यूज़ल नहीं है, कोई मैं कहीं से बैन नहीं हुआ, मैंने कहीं ओवरस्टे नहीं किया। ये सारी चीज़ें जब आप गलत पुट करते हैं तो ये चीज़ें आपको रिफ्यूज़ल की तरफ लेके चलती हैं। सिर्फ रिफ्यूज़ल नहीं आता, सम टाइम इन पर बैन भी आ जाता है, तो हमें इन चीज़ों से बचना होता है। ये तो है, लेकिन कई दफ़ा होता है कि अगर एक कंसल्टेंट के पास गए हैं, उसके पास काम नहीं हुआ, तो वही छोड़ के फिर दूसरे के पास चल, इस तरह बदलते रहते हैं लोग, उससे कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपने एक कंसल्टेंट से एप्लीकेशन करवाई है, उसको आपकी पूरी प्रोफाइल पता है, आपका रिफ्यूज़ल आ गया है, उसको पता है अब एलिगेशंस जो लग के आए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कमियां थी कि आपके अभी ये एलिगेशंस लगे हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी अगर आपने रीसबमिशन करवानी है, दोबारा से केस पुट ऑन करना है, तो उसी कंसल्टेंट को ही अपना पूरा जो जो चीज़ें मिस हैं वो आपको गाइड करेगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ऑलरेडी थे, ये एलिगेशन लगा है, तो हम इसको इतने टाइम में ये चीज़ें मज़ीद कंप्लीट करके अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने एप्लीकेशन करवाई, अगर सपोज़ का रिफ्यूज़ल आ गया है तो मैं इसको दोनों चीज़ें सामने रखते हुए ही गाइड करूँगी। अगर वही बंदा मुझे छोड़ के किसी दूसरे बंदे के पास जाएगा, वो फिर से अपनी वही प्रोफाइल उसको देगा जो उसने मुझे स्टार्ट में दी हुई थी। अब उसको नहीं पता कि मैंने इसमें